Assalamualaikum, dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I am Omar Khitab, PhD scholar of Physics. Please subscribe, like and share with your friends. Dear student, आज हम डिस्कस कर लेते हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। बेसिक कंसेप्ट पे हम प्लेलिस्ट कर रहे हैं। तो किताबों में एक कहानी बताई जाती है बच्चों को कि न्यूटन सेब के दरख्त के नीचे बैठा था तो सेब गिर गया, और इस तरह से फिर न्यूटन ने सवाल उठाया कि अगर सेब जिस फोर्स से गिरा है उसी फोर्स की वजह से मून ही अर्थ के लांगरे वालों करता है, या कि अगर सेब गिरा है तो मून क्यों नहीं गिरा है, इस तरह से। लेकिन इस सच में कुछ नहीं हुआ था। ये जस्ट बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसा बताया जाता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पर जाने से पहले हम पहले ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में फ़र्क समझ लेते हैं, फिर आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पर। तो ग्रेविटेशन क्या है? कायनात में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशन। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो सन और अर्थ भी हो सकते हैं, वो मून और अर्थ भी हो सकते हैं, वो कोई दो स्टार्स भी हो सकते हैं, वो मैं और मेरा कुलीग, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। उस कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटी में एक स्पेसिफिक अर्थ होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, स्पेशली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट पार्टिकल, तो उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। पॉइंट पार्टिकल में क्यों कह रहा हूँ मैं इसमें वाज़ेह कर देता हूँ। और ग्रेविटी में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट से पहले मैंने एक डायग्राम कंसीडर किया है कि ये मेरे पास एक पॉइंट मास m1 है और दूसरा पॉइंट मास m2 है, और ये उनके बीच r डिस्टेंस है। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैसेज ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। मैसेज के बीच फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होता, जैसे चार्जेस में था उसमें अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्जन भी। मैसेज में ऑलवेज अट्रैक्शन है। तो m1 और m2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच, इनका मैसेज के साथ, प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट पोर्शन है। मतलब कोई सा मैस आप बढ़ाएं, आप ये मैस बढ़ाएं या ये मैस बढ़ाएं, फोर्स ने क्या होना है? बढ़ना है। और फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, एक्सपेरिमेंट से साबित है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। मतलब ये कि अगर डिस्टेंस मैं 2 मीटर चेंज करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, फोर्स जो है वो 4 टाइम चेंज होता है। देखिए, चेंज से मतलब इंक्रीज डिक्रीज उसमें दोनों आते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस मैं कम कर रहा हूँ तो फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस मैं बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स कम हो रहा है। इसलिए मैं आसानी के लिए चेंज कह रहा हूँ कि अगर मैं डिस्टेंस को चेंज करता हूँ 2 मीटर तो फोर्स उसके साथ 4 टाइम चेंज होता है। अगर मैं डिस्टेंस को 3 मीटर चेंज करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, फोर्स 9 टाइम चेंज होता है। अगर मैं डिस्टेंस को 4 टाइम चेंज करता हूँ तो 4 मीटर चेंज करता हूँ तो फोर्स जो है वो 4 का स्क्वायर 16 टाइम चेंज होता है। तो इसलिए क्या लिखते हैं कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। तो अब अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो कंबाइनिंग 1 and 2 F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कि जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह फिर हम करते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मैसेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दो इक्वेशन को मैंने कंबाइन किया, उससे ये रिजल्ट है मेरे पास। और फिर प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो इक्वल साइन और एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और ये उसकी वैल्यू है, और ये बहुत स्मॉल है, 10⁻11 है। तो अगर वाकई में ऐसा है, चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं डेली लाइफ से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर क्यों ऐसा नहीं होता कि क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हुए 2 डिफरेंट चेयर पर, उनको फील हो जाए कि हम आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप m1 सपोज पुट करते हैं 40 kg और दूसरा m2 पुट करते हैं 50 kg और फिर ये रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं, तो आपके पास 10 का पावर माइनस समथिंग, -10, -11, मतलब कि बहुत कम रिज़ल्ट आएगा। 10 पावर -10 या -11 का मतलब बहुत कम रिज़ल्ट। तो इसका मतलब है कि फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए वो फील नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक मैस ले ले अर्थ का और दूसरा मैस ले ले सन का, और फिर आप इस फोर्स को कैलकुलेट करें तो 10 पावर +20 +30, मतलब प्लस में आएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू आपके पास आएगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर वो फोर्स इतना ज़्यादा है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें अगर फील नहीं हो रहा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि चीज़ें आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो अब इसी के साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का न्यूटन थर्ड लॉ के फोर्सेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। और फिर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ एप्पल और अर्थ का, और फिर उसमें अच्छे सवाल उठा। हाँ,
ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने क्यों कहा था, फिजिक्स के सारे लॉज आपको करेक्ट रिजल्ट देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। और फिर अगर तो बिग ऑब्जेक्ट हो तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन शेल थ्योरम। और न्यूटन शेल थ्योरम क्या है ये इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक स्टूडेंट के लिए वीडियोज़ हैं। तो बेसिक कंसेप्ट पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि न्यूटन शेल थ्योरम से क्या मतलब है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के फोर्सेस का और थर्ड लॉ के फोर्सेस का क्या रिलेशन है आपस में। न्यूटन थर्ड लॉ में हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन होता है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। मतलब ये है कि सपोज़ ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो ए क्या करता है, बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और बी क्या करता है, ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इन दोनों में से इसको हम मान लेते हैं सपोज़ ये एक्शन फोर्स है और इसी को हम मान लेते हैं कि ये रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर डायरेक्शन में अपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए अट्रैक्ट कर रहा है बी को अपनी तरफ, मतलब कि एक्शन सपोज उसको आप चले बी को पहले लेते हैं, बी का अट्रैक्ट कर रहा है ए को अपनी तरफ, उसको आप एक्शन फोर्स का नाम दे रहे हैं। और ए अट्रैक्ट कर रहा है बी को अपनी तरफ, उसको आप रिएक्शन फोर्स का नाम दे रहे हैं। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर, ए जितने फोर्स से बी को अट्रैक्ट कर रहे हैं बी उतने ही फोर्स से ए को अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है फोर्सेस, और फोर्सेस डायरेक्शन में भी अपोजिट है। देखिए ना, ये वाला फोर्स इस तरफ है और ये वाला फोर्स इस तरफ है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर डायरेक्शन में अपोजिट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगने चाहिए फोर्सेस। एक्शन लग रहा है ए पर तो रिएक्शन बी पर, तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के फोर्सेस हैं वो पेयर फोर्सेस हैं, थर्ड लॉ की तरह फोर्सेस हैं कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगने चाहिए और साथ में डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। अब मैं एक रियल लाइफ से एक सवाल उठाता हूँ, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं उस सवाल में कि ये अर्थ है और ये एप्पल है, क्या अर्थ सिर्फ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं? अगर तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि ज़मीन एप्पल की तरफ चली जाए, तो फिर हमेशा एप्पल नीचे नीचे क्यों गिरता है? देखिए, तो सवाल का जवाब पहले ये कि हाँ, दोनों जितने फोर्स से अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहे हैं एप्पल भी उतनी ही फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर, दोनों इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर एप्पल पर एक्शन है तो ज़मीन पर रिएक्शन है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तो फिर ऐसे क्यों नहीं होता कि ज़मीन ऊपर चली जाए? तो अगर हम ए इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ ए इज इक्वल टू एफ बाई एम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें एप्पल के अर्थ के लिए, तो वो 0.00004, मैं ये फर्जी वैल्यू लूँ, मतलब कि बहुत कम रिजल्ट आना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत कम, जो कि नेग्लिजिबल रिजल्ट आना है। और अगर आप इसी पर अप्लाई करें एप्पल पर ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बहुत हाई वैल्यू है। तो इसलिए ज़मीन का एक्सेलरेशन इतना ही नहीं है कि ऊपर चली जाए, और इसका एक्सेलरेशन काफ़ी हाई है, इसलिए एप्पल ही हमेशा नीचे गिरता है। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली कि आप इसको समझ चुके होंगे। अगर कोई सवाल इसमें है तो क्वेश्चन आर ऑलवेज़ वेलकम, जितने भी सवाल आप पूछ सकते हैं, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।